आज की वीडियो में हम ये देखना चाहेंगे कि एक स्टैटिक एट्रीब्यूट क्या होता है। ये देखने के लिए हम एक नई क्लास बना लेते हैं और इस एग्जाम्पल क्लास का नाम आज हम रखेंगे ABC। इस ABC नाम की क्लास में हम दो एट्रीब्यूट्स रख लेते हैं। एक हम रखते हैं इंटीजर जो कि होगा नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट, दिस इज अ नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट। और एक हम यहाँ पे रख लेते हैं स्टैटिक एट्रीब्यूट। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक रिजर्व वर्ड लिखना पड़ेगा एट द स्टार्ट विच इज स्टैटिक फॉलोड बाय द डेटा टाइप। यहाँ पे मैं इसकी डेटा टाइप इंटीजर कर रहा हूँ और उसके बाद अपने स्टैटिक वेरिएबल का नाम लिख दीजिए यहाँ पे। तो हमारी क्लास में इस वक्त एक नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट मौजूद है और एक स्टैटिक एट्रीब्यूट मौजूद है। क्योंकि ये दोनों इस वक्त प्राइवेट हैं, इनको एक्सेस करने का एक ही तरीका है एंड दैट इज टू मेक देयर गेटर्स एंड सेटर्स। तो हम यहाँ पे जल्दी से इनके गेटर्स और सेटर्स बना लेते हैं। The getter of non-static attribute would be like this. Integer is the return type, get non-static is the name of the function and it is taking no parameter as an input. Static की return type भी ऐसे ही होगी। अब जल्दी से दोनों के setters बना लेते हैं। Return type void set non-static the name of the function which is taking an integer as an input parameter and the same goes for the static attribute as well. अब जल्दी से abc.cpp में आके इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द रिटर्न टाइप इज इंट, क्लास नेम इज abc, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट नॉन स्टैटिक एंड इट वुड बी रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट। बिल्कुल इसी तरह ही हम स्टैटिक एट्रीब्यूट की डेफिनेशन भी कर लेते हैं। जल्दी से इनके सेटर्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। मेरे पास ABC की क्लास में इस वक्त एक नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट मौजूद है और एक स्टैटिक एट्रीब्यूट मौजूद है। मेन में चलते हैं और इनको यूज करने के लिए लेट्स इंक्लूड abc.h ओवर हियर और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। एक ABC नाम का ऑब्जेक्ट 1 और एक ABC नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं विच इज सपोजिडली 2। अब असूलन होना ये चाहिए कि आपका प्रोग्राम सही चलना चाहिए, but when we will run this program you would see that it results in an error। और ये error इसलिए आया है because static attributes are not a part of your objects। हमने यहाँ पे objects को तो create कर दिया है but हमने यहाँ पे static attribute को create नहीं किया। To remove this error what I am going to do now is कि मैं सबसे पहले तो अपने static attribute को define करूंगा और static attribute को define करने के लिए आपको मेन से ऊपर ये जो ग्लोबल स्कोप है इस पे आना पड़ता है और यहाँ पे आके आपको सबसे पहले लिखनी है दी स्टैटिक एट्रीब्यूट की रिटर्न टाइप। उसके बाद आपने लिखना है अपनी क्लास का नाम जो कि आपके केस में है ABC, फॉलोड बाय अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद आप स्टैटिक एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जो कि आपके केस में है स्टैटिक VAR एंड पुट अ सेमीकोलन ओवर हियर। स्टैटिक एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए आप हमेशा यहाँ पे लिखा करेंगे सबसे पहले डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद आप लिखेंगे क्लास का नाम फॉलोड बाय स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड द नेम ऑफ योर स्टैटिक एट्रीब्यूट। और अगर आप चाहें तो इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो कि होगी इसकी इनिशियल वैल्यू। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे इसकी कोई इनिशियल वैल्यू फिलहाल असाइन नहीं की। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को चलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि योर प्रोग्राम वर्क्स विदाउट एनी एरर्स। बट अब ये देख लेते हैं कि बैक एंड पे हुआ क्या है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक कॉमन वेरिएबल क्रिएट कर दिया है एंड दैट इज योर स्टैटिक एट्रीब्यूट ओवर हियर। व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हमने किया क्या है। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया है और जब मैं ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करूंगा तो इस ऑब्जेक्ट के जितने भी नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं वो क्रिएट होंगे और नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक है जिसका नाम हमने रखा हुआ है नॉन स्टैटिक। जब ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट 2 के अगेंस्ट उसका नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट या उसके एक से ज्यादा अगर नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट्स आपने क्लास में डिफाइन किए हुए हैं तो वो सारे के सारे उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। आपका जो स्टैटिक एट्रीब्यूट है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसका जो स्कोप है दैट इज हायर देन दैट ऑफ द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो एक्चुअली एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है विच इज कॉमन फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। इसलिए मैं उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्रिएट नहीं करूंगा,
मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट से बाहर क्रिएट करूंगा और जनरली यहाँ पे क्लास का नाम फॉलोड बाय द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आपके स्टैटिक एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे लिखा करूंगा। अब ये देख लेते हैं कि ये जो स्टैटिक एट्रीब्यूट है इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। वेल, इस वक्त हमें ये पता है कि जितने भी नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हमने क्रिएट किए हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर बने हुए हैं, उनके अंदर जंक वैल्यू पड़ी होगी। ऑफ कोर्स जब भी आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू प्लेस्ड होती है दैट इज अ जंक वैल्यू। यहाँ पे इस वक्त असूलन ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसमें भी वैल्यू जंक ही पड़ी होनी चाहिए। और इसको वेरीफाई करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे गेटर कॉल कर लेता हूँ ऑफ दिस स्टैटिक एट्रीब्यूट। हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कर लेते हैं। गेट स्टैटिक var हमारे पास फंक्शन का नाम है। लेट्स रन द प्रोग्राम एंड लेट्स सी व्हाट द आउटपुट इज। And you see that the output in this case is 0. It's not equal to junk value. तो एक चीज और आपने याद ये रखनी है कि आपके जो स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं उसमें आपको कभी भी जंक वैल्यू नहीं मिलती। The static attributes and variables always get initialized with a null value और integer के केस में null value is actually equal to 0. इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। It's a variable, you can change their values as well. हम यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू अब रखते हैं इक्वल टू 60, जिसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जो अब इनिशियल वैल्यू रखी है अगेंस्ट योर स्टैटिक एट्रीब्यूट दैट इज इक्वल टू 60। अब हम एक काम और कर लेते हैं जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि वाकई ये कॉमन एट्रीब्यूट है फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं यहाँ पे 1 के थ्रू जो आपका स्टैटिक एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को चेंज करूंगा। लेट्स से इसके अंदर वैल्यू मैं रखवा देता हूँ इक्वल टू 100। जब मैं ये काम करूंगा तो मैं एक्चुअली 1 के थ्रू एक वैल्यू रखवा रहा हूँ इनटू माय स्टैटिक एट्रीब्यूट एंड दैट वुड बी इक्वल टू 100। तो आप ये देखेंगे कि जो मेरी पिछली वैल्यू है 60 दैट वुड बी ओवर रिटन और अब जो इसके अंदर वैल्यू प्लेस्ड होगी दैट वुड बी 100। मैं अब यहाँ पे 2 के थ्रू ये वैल्यू गेट करके देख लेता हूँ कि मुझे आउटपुट क्या मिली है। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 2 के थ्रू जो मुझे वैल्यू मिल रही होगी दैट वुड बी दैट वैल्यू जो कि मैंने एक्चुअली 1 के थ्रू चेंज की है। ये देखिए मैंने 1 के थ्रू वैल्यू सेट कर दी है इक्वल टू 100 और 2 के थ्रू जब मैं गेट कर रहा हूँ इस वैल्यू को तो भी मुझे आंसर 100 ही मिल रहा है। लेट्स डू इट वंस मोर। अब मैं यही काम 2 के थ्रू करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे 2 के थ्रू इस वैल्यू को सेट करना चाह रहा हूँ टू लेट्स से 150 और जब ये मैंने 2 के थ्रू वैल्यू सेट कर दी है इक्वल टू 150 तो आप ये देखेंगे कि मेरा जो स्टैटिक एट्रीब्यूट है उसमें अब जो वैल्यू प्लेस्ड होगी दैट वुड बी 150। अब आप ये देखेंगे कि चाहे मैं इस स्टैटिक एट्रीब्यूट की वैल्यू 1 से गेट करूं या 2 से गेट करूं, आपको उसी एक कॉमन मेमोरी की वैल्यू मिल रही होगी विच इज एक्सेसिबल बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर क्लास। तो हम यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं 2.getStatic वेरिएबल और 1.getStatic वेरिएबल दोनों, ताकि आपको ये पता चले कि हम यहाँ पे इस स्टैटिक एट्रीब्यूट की वैल्यू को किसी भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस करें आपको सेम ही आंसर मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दी है स्टैटिक एट्रीब्यूट की टू 150 और मैंने इसको 2 के थ्रू गेट किया है और 1 के थ्रू गेट किया है। यू वुड सी कि इसके केस में आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 150 एट द एंड, विच प्रूव्स माय पॉइंट कि दिस एट्रीब्यूट इज अ कॉमन एट्रीब्यूट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर क्लास। आने वाली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि हम स्टैटिक एट्रीब्यूट के ऊपर मजीद क्या काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।